in our calculations. तो इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से आई एम ट्राइंग टू measure the displacement. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो है हमें पता है क्या है, S is equals to E N T. तो लेट्स से कि आपके पास वेलोसिटी मेजर करने के लिए कोई सेंसर है और वो आपको वेलोसिटी की कोई वैल्यू बताता है और साथ बताता है प्लस माइनस एक रेंज बता देता है कि कितनी रेंज, कितनी टॉलरेंस है उस सेंसर में. तो कोई भी हमारा प्रोसेस होता है उसमें ये टॉलरेंस होगी. नथिंग इज परफेक्ट. So the question is कि if I'm using that sensor, let's say किसी ने मुझे कहा कि velocity है 3 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.001 मीटर पर सेकेंड. तो how if I calculate the, let's say हमने कहा कि जी जो टाइम इंटरवल है इट इज़ 1 सेकेंड और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि टाइम हम परफेक्टली मेजर कर सकते हैं. टाइम मेजर करने के लिए हमारी एरर कम होगी. वेलोसिटी मेजर करना शायद आसान है और मुश्किल है. टाइम मेजर करना शायद आसान है. तो वी अज्यूम कि जी दिस इज वी नो टाइम परफेक्टली. तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आई कैन कैलकुलेट माई डिस्प्लेसमेंट. दिस velocity is 3 मीटर पर सेकेंड 3 into 1. तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी कि मैं कहीं से स्टार्ट हुआ था और लेट्स से आई वाज मूविंग अलोंग दिस लाइन. तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये एस मुझे बता देगा. तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने इतना डिस्टेंस, मैंने 3 मीटर्स कवर किए हैं. will I be exactly at 3 meter mark or somewhere else? तो obviously since my my process has some noise, uncertainty, so I'll be somewhere around the 3 meter mark, not exactly at the 3 meter mark. कुछ इस तरह करके होगा. The probability of me being at 3 meter mark is high, but there is some sort of variance. So do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब हमने सिर्फ ये पता चलाना था कि ये जो वेरिएंस है, ये कैसे कैलकुलेट होती है. तो वी सॉ यस्टरडे कि अगर वेलोसिटी की मुझे अनसर्टेनिटी पता है ना, वेरिएंस पता है, जो वेलोसिटी मेजर करने वाला प्रोसेस है, जो भी वैल्यू है उसकी, तो इसको यूज़ करके मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूँ. तो डिस्प्लेसमेंट की जो वेरिएंस होगी it will be equals to what? सर वही वेलोसिटी की होगी सर. ये हमें पता है कि वेलोसिटी की जो वेरिएंस है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ इस बॉक्स में कुछ लिखना है हमने. सर आपको लैग कर रहा है सर आपकी वीडियो सर. ठीक है, मैं सर टी वेट स्क्वायर करता हूँ. आएगा. हाँ, टी स्क्वायर आएगा. ठीक हो गया. अच्छा, लेट्स से अगर अगले टाइम स्टैम्प एक 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 इंटरवल और कैलकुलेट करें तो फिर क्या होगा. अगर मेरी वेलोसिटी यही है, मेरा जो प्रोसेस है, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ,
तो अगले टाइम इंटरवल में भी मोस्ट प्रोबेबली मैं 3 मीटर ही मूव करूँगा, तो जो आई विल बी समवेयर अराउंड द 6 मीटर मार्क। लेकिन अब थोड़ी अनसर्टेनिटी जो है ना वो शायद बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सर क्योंकि सर वो T2 हो जाएगा इस बार, तो ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट वेरिएंस बढ़ जाएगी। अच्छा चलें, एक तो ये हमें कुछ प्रोसेस समझ में आ गया है कि ये जो वैल्यू हमने इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके निकाली है ना, इसको हम मीन कह देते हैं। ये जो 3 निकाला है, 3 मीटर्स, एक मीन हो गया और एक वेरिएंस निकाला है हमने। एक मीन वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो this means के we are treating our displacement variable. Now it's a random variable. It is not a constant. It's a random variable because it has some variance. तो हम कौन सा रैंडम वेरिएबल होता है जिसको मीन और वेरिएंस से completely डिफाइन कर देते हैं? These two parameters completely define this random variable. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सर। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें दो चीज़ें हमें पता चल जाए ना, तो हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। कुछ और डिस्ट्रीब्यूशंस भी होती होंगी जिनमें शायद 2 से ज़्यादा पैरामीटर चाहिए होते होंगे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज। मोस्ट ऑफ दी प्रोसेसेस जो हम डील करेंगे उनको हम मॉडल कर सकते हैं यूजिंग गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट्स से जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो यू वर एट दिस पॉइंट। सर यहाँ पर ये टी स्क्वेयर कैसे आ गया था सर, उसकी सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर। ये आप करके देख लेना, एक रैंडम वेरिएबल बनाए, ये मैंने वैल्यूज हो गई उसकी 2 3, और एक रैंडम वेरिएबल y बनाए विच इज़ 2 into x। तो ये y की, अब y की वेरिएंस कैलकुलेट करें और x की वेरिएंस कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि y की वेरिएंस विल बी 4 times x की वेरिएंस। सही सही, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमने कल करके देखा था कि इस तरह वेरिएंस मीन में क्या चेंज आएगा, इस इक्वेशन की मीन में क्या चेंज आएगा, y का मीन और x के मीन में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपको x का मीन बता दूं और y इक्वल्स टू 2x बता दूं और मैं आपसे पूछूं कि y का मीन बताएं, तो आप सर बता सकते हैं? सर टू टाइम्स ऑफ एक्स का मीन। हाँ, हर चीज़ 2 यस टाइम्स सर। हो गई ना, तो और वेरिएंस 4 टाइम्स हो गई, तो ये हमने कर लिया है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे ना अपनी जर्नी, व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट, तो आपने कहा कि आई एम प्रिटी श्योर दैट आई एम ओवर हेयर। तो जो मेरी पोजीशन है, आई एम हाईली कॉन्फिडेंट कि मैं जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना जिस जगह पे यू आर क्वाइट सर्टेन वेयर यू आर बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी, आप घर पे हैं। तो आपकी जो ये मैंने जो बनाया है इसको मैं पोजीशन कह देता हूँ, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट के। तो ये मैंने ग्रे में ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद देन यू स्टार्टेड मूविंग। तो अब आप अपनी नेक्स्ट मोशन, अपनी पोजीशन बताना चाहते हैं। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, P of k equals to P of k -1
प्लस वी टी मेरी जो पोजीशन है करंट ये मेरी P ऑफ K माइनस वन मेरी करंट पोजीशन थी, और फिर उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वो डिस्प्लेसमेंट मैं अपनी करंट पोजीशन में ऐड कर दूंगा, तो मेरी प्रीवियस पोजीशन में मैं ये डिस्प्लेसमेंट ऐड करूंगा तो मेरे पास करंट पोजीशन आ जाएगी। डू यू एग्री विद दिस इक्वेशन ऑफ मोशन? यस सर। अच्छा, तो अब ये जो मेरे पास इस इक्वेशन के थ्रू वैल्यू निकलेगी, वो मीन वैल्यू होगी मेरी पोजीशन की। मैं प्रीवियस स्टेप पे जो पोजीशन की मीन वैल्यू थी और जो वेलोसिटी की मीन वैल्यू थी, उसको यूज़ करके ना P ऑफ K कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि मीन क्या है, और हमें पता है कि गाउसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, किस वैल्यू की होती है? जीरो की। मीन की। आप ज़ीरो मीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना? यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली मैं ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मैं 3 मीटर मार्क पे हूँगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं, लेकिन ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी और द टॉलरेंस I can be somewhere around there, not exactly there. So I have to incorporate the imperfect sensors, the this imperfection of my system. तो ये हमने कर लिया है। तो अब आपको अगर कहा जाए कि आप अनसर्टेनिटी अपडेट करें, वो आप कर लेंगे? अगर आपको मैं बता दूं प्रीवियस पोजीशन में ये जो पोजीशन K माइनस वन पे आपकी अनसर्टेनिटी थी, ये आपको बता दी जाए, और जो वेलोसिटी की आपकी पिछले इंस्टेंट पे अनसर्टेनिटी थी, ये दो नंबर आपको दे दिए जाएं, आप करंट पोजीशन की वेरिएंस बता सकते हैं? कैन यू कैलकुलेट दिस थिंग? यस सर। क्या होगी वो? सर उसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे इसके साथ। तो ये हमने इक्वेशन देख लिया है कि प्रीवियस पोजीशन P K माइनस वन के साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो वो जो भी वेरिएंस है वो आ जाएगी, प्लस प्लस टी का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये हमने अपनी मीन भी कैलकुलेट कर लिया पोजीशन का, और हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट कर ली पोजीशन की। ठीक है, तो इसको हम प्रेडिक्शन बोलते हैं। ये आपने प्रेडिक्शन कर दी। This is what I am talking about in terms of Kalman filter. तो पोजीशन अपडेट करने के लिए आपको पिछली पोजीशन का पता होना चाहिए और वेलोसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी बताने के लिए एट टाइम स्टैम्प के आपको क्या पता होना चाहिए? ये भी कोई इक्वेशन होती होगी ना, कोई इक्वेशन होती होगी, अभी हमें नहीं पता। वी आर अज्यूमिंग कि वी आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी।
लेकिन हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो। दिस इज आवर अजम्पशन। सर अगर आप पोजीशन का डेरिवेटिव ले लें सर, तो ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो है ना पोजीशन और वेलोसिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम अगले स्टेप पे वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकें जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। वो चीज़ें जो हमें चाहिए अपनी पोजीशन बताने के लिए या अपनी स्टेट बताने के लिए। तो ये बेसिकली इनको हम स्टेट बोलते हैं, ये जो पोजीशन हो गई और वेलोसिटी हो गई ना, दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम स्टैम्प k. So we have to find the state of the system at time stamp k minus 1 to predict the system state at time stamp k. अभी हम सिर्फ पोजीशन पे फोकस कर लेते हैं, और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट लेट्स फोकस ऑन दी पोजीशन। तो ये प्रेडिक्शन हो गई, हमने सिग्मा पी के स्क्वायर निकाल लिया। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, लेट्स ऐड लिटिल बिट ऑफ मोर अनसर्टेनिटी, कुछ और भी नॉइज़ हो सकती है मेरे सिस्टम में। मसलन आपने रेजिस्टर की टॉलरेंस ऐड कर दी है, तो आप कहते हैं कि नहीं कुछ और भी टॉलरेंस हो सकती है, मे बी मेरे वोल्ट मीटर में कुछ गड़बड़ है। तो मैं जो है ना, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड ना, लेट मी ऐड लिटिल बिट ऑफ मोर अनसर्टेनिटी। ये आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रिडिक्शन करते हुए आपने मीन प्रिडिक्ट कर दिया, वो तो इसी इक्वेशन से करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। और फिर आप अनसर्टेनिटी बताना चाहते थे कि कितनी अनसर्टेनिटी है, तो इस इक्वेशन से आपने निकाल ली और कुछ उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो दिस इज योर प्रिडिक्शन। तो ये मैं अब आपको इन टर्म्स ऑफ कालमान फिल्टर दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। ये यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दिस वेब पेज, ये वाला, इसमें ये चीज़ें डिटेल में हैं, बट वी आर नॉट, वी विल जस्ट ब्रीफली कवर इट। तो अब हुआ ये कि at given timestamp I have the mean value of position and velocity and some uncertainty which is shown as this white circle, white ellipse. ये basically Gaussian distribution बनी हुई है। तो I have modeled my state. My state is two dimensional. It has position and velocity. उसकी कोई mean value होगी और हमें कैलकुलेट करनी आती हैं मीन वैल्यूज़, और फिर हमारे पास कुछ अनसर्टेनिटी होगी एट टाइम स्टैम्प के। तो यूजिंग माय हम पहले प्रेडिक्शन करते हैं यूजिंग दीज इक्वेशंस। तो टाइम स्टेप के माइनस 1 पे आपको अपनी स्टेट पता थी, जो भी स्टेट थी, और फिर टाइम स्टैम्प के पे आप अपनी स्टेट अपडेट कर सकते हैं और आप अपनी अनसर्टेनिटी भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको पिछली टाइम स्टैम्प पे स्टेट की अनसर्टेनिटी पता थी ना, तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, ये जो हमने अभी डिज़ाइन किया है, आप अपनी अनसर्टेनिटी अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो जाएगा, you started off with very little uncertainty when you were starting your journey. आपके पास कोई मीन वैल्यू थी और कुछ वेरिएंस थी, लेकिन बहुत कम हो सकती है ये वेरिएंस। यू आर pretty much sure where you are, and then you try to predict because you are using noisy process, मतलब उसमें टॉलरेंस है चीज़ों में, चीज़ें सेंसर्स परफेक्ट नहीं होते, तो you try to predict your state at टाइम स्टैम्प के। तो वो फिर ये पर्पल कलर की चीज़ बन जाएगी।
कि आपकी पोजीशन और वेलोसिटी जो भी अपडेट हुई है, और अनसर्टेनिटी जो है ना वो ये एलिप्स थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली वही है जो कि हमने वन स्केलर के केस में देखी थी। ये तो वेक्टर के केस में हमने लिखा हुआ है ना कि एक्स की -1 जो है इसमें पोजीशन भी है, वेलोसिटी भी है, और उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के आ जाएगा हमारे पास। और फिर ये जो सेकंड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इधर, पी का मतलब है वो जो वेरिएंस है। अब हमने पूरी मैट्रिक्स बना ली है, कोवेरियंस मैट्रिक्स। और इसमें सिंस दिस इज़ अ मैट्रिक्स तो हम एफ स्क्वायर से पी को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, तो वी हैव टू फॉलो दी लॉज ऑफ अलजेब्रा। तो वो फिर हमें स्क्वायर करने की बजाय हम एफ को 2 दफ़ा शामिल तो कर रहे हैं, एक तरफ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया और एक तरफ राइट साइड से मल्टीप्लाई किया और ट्रांसपोज कर लिया। तो एक्चुअली हो तो स्क्वायर ही रहा है, लेकिन वी हैव टू फॉलो दी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो नथिंग, देयर इज नथिंग स्पेशल ओवर हियर। इक्वेशन को यूज करके मीन अपडेट कर लिया और ये स्क्वायर वाला मेथड यूज करके अनसर्टेनिटी अपडेट कर ली। ठीक है, तो ब्लू वाली चीज कन्वर्ट हो गई पर्पल वाली चीज में। तो हमें पता है क्योंकि एफ है तो ये अनसर्टेनिटी ने बढ़ना है। डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो इनको कालमान फिल्टर का शौक है ना, वो इसको बोलते हैं कि प्रेडिक्ट कर दिया आपने स्टेट। अच्छा, उसके बाद आप करते ही हैं कि प्रेडिक्ट करने के बाद ना आप ये क्यू के ऐड कर देते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा वेरिएंस आप ऐड कर देते हैं कि कुछ और भी नॉइजेज होंगी सिस्टम में, जो शायद मैंने हो सकता है कि न्यूटन ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन बताई है वो शायद उसमें कोई एग्जैक्टली ये ना हो, कुछ गड़बड़ हो, तो यू जस्ट ऐड सम अदर अनसर्टेनिटी। तो मीन तो वैसे ही अपडेट हुआ है जैसे होना था, इक्वेशन हमें बता रही थी, लेकिन अनसर्टेनिटी अपडेट करने के बाद एक अपनी तरफ से हमने क्यू के ऐड कर दिए। एक्सक्यूज मी सर, जो हम सर अपनी तरफ से अनसर्टेनिटी ऐड कर रहे हैं सर, उसकी कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू होगी या उसको हम क्वांटिफाई करेंगे? ये इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब जो भी सिस्टम आप, अभी तो मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा हूँ ना, तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम बना रहे हैं तो आपको टॉलरेंस का पता है, आपको कुछ और नॉइजेस का पता है सिस्टम में, तो वो उसको आपने मॉडल किया होता है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो अभी फिलहाल इस क्यू के को छोड़ दें, तो भी फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज के स्टार्टिंग पॉइंट पे जो आपकी अनसर्टेनिटी थी अब बढ़ जाएगी, जो पर्पल वाली अनसर्टेनिटी होगी वो बढ़ेगी। तो अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मतलब आर एस्टिमेट, वी आर नॉट हैप्पी विद आर एस्टिमेट। अगर आपको मैं एक सेंसर दूं, आप एक रजिस्टर ख़रीदें 1 किलो ओम का, और आपको कोई कह दे इसमें कि जी इसमें टॉलरेंस है प्लस माइनस 200 ओम्स या 300 ओम्स या 400 ओम्स प्लस माइनस इसमें टॉलरेंस है, तो वुड यू बी हैप्पी विद दैट रजिस्टर? ये तो इसी तरह हो गया ना कि मैं आपको रेजिस्टेंस बता ही नहीं रहा, आप खुद ही मेजर करें। अगर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है जो रेजिस्टर आपको मिला है, तो इन अदर वर्ड्स आई एम नॉट टेलिंग यू दी रेजिस्टेंस। अगर एक रोबोट है वो प्लस माइनस 5 मिलीमीटर या प्लस माइनस, जिस तरह आप गूगल मैप्स पे मूव कर रहे होते हैं, तो आपका वो जो ब्लू वाला सर्कल अगर पूरे शहर जितना बना दूं मैं, तो वो देन कैन यू यूज गूगल मैप्स? वो जो गूगल मैप्स अगर आपने यूज किया तो आपने वो देखा है, वो एक ब्लू सा सर्कल बन जाता है कि वेयर यू आर। यस सर। यस। तो उसमें होता है कि अगर चलें ठीक है वो विद इन वन स्ट्रीट अगर वो ब्लू सर्कल है, तो आप कहते हैं कि अच्छा मैं इस गली में कहीं पे हूँ, एग्जैक्टली शायद उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे ये दिखा रहा है मुझे, लेकिन मैं हूँ इसके पास पास ही कहीं पे। लेकिन अगर वो ब्लू वाला सर्कल पूरे शहर जितना बड़ा हो जाए, इंटायर सिटी इज
covered with that blue circle. So can you trust what Google Maps is telling you? नो सर। नो सर। फिर हमारा मकसद ये होता है कि इस अनसर्टेनिटी को हम कम करें किसी तरीके से। ये जो पर्पल वाली चीज आ गई है, तो हमने पहले प्रेडिक्ट कर लिया। प्रेडिक्ट इस तरह नहीं किया कि हमने कोई गेस किया, वी यूज द इक्वेशंस दैट वी नो रिगार्डिंग द सिस्टम। इधर हम पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली है। वोल्टेज मेजर कर रहा होता तो शायद मैं ओम्स लॉ यूज कर लेता। तो इसके बाद जो है ना इंटरेस्टिंग चीज आती है कि फर्ज करें आप दो तरीकों से एक ही काम कर रहे थे। एक कंपनी से आपने खरीदा सेंसर और उससे वेलोसिटी मेजर की, तो उससे ये पिंक वाली आ गई और आपकी पोजीशन के बारे में बता रहा है पिंक वाला। और अब आपने फर्ज करें जीपीएस यूज किया है तो वो आपको आपकी पोजीशन बता रहा है, ये ग्रीन वाला सर्कल। तो अब आपके पास दो आ गए एस्टीमेट। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को फ्यूज कैसे किया जाए। क्या इनको ऐड कर दिया जाए, क्या इनको एवरेज कर दिया जाए, क्या इनको कन्वॉल्व कर दिया जाए, और मतलब क्या किया जाए इनके साथ। व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। सर हम ये करना चाह रहे हैं कि इन दोनों की सर्टेनिटीज को ओवरलैप करके जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो मेन न्यूज अनसर्टेनिटी होगी, ताकि ओवरऑल कम हो जाए। पता नहीं, हमें नहीं पता। वी आर नॉट क्लियर राइट नाउ। चाहते तो हम ये हैं कि अनसर्टेनिटी कम हो, हमारी ख्वाहिश तो यही है। लेकिन अब अगर हमें दो सेंसर्स हैं और दो सेंसर्स हमें कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। सर उनका ओवरलैपिंग रीजन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना। मतलब अगर एक रजिस्टर है, वो क्या मतलब एक कह रहा है कि इसमें मेरे पास 300 ओहम प्लस माइनस है और एक कह रहा है मेरे पास 100 प्लस माइनस है, तो 100 वाला ओवरलैप क्या हुआ। मतलब कि एक रेंज, मतलब कि वो 300 वाले में वो 100 भी शामिल है ना शायद, तो मेनली फिर 100। नहीं, अब मुझे सादा सवाल है ना, क्या हम उन्हें ऐड कर दें, क्या हम उनकी एवरेज कर दें, क्या हम उन्हें कन्वॉल्व कर दें, क्या हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करें। सर ऐड तो नहीं करेंगे सर, ऐड करेंगे तो वो तो फिर मजीद अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अगर दो बंदे हैं और दोनों आपको गलत बातें बता रहे हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़नी नहीं चाहिए, आपकी कंफ्यूजन बढ़ जानी चाहिए ना। अगर कोई एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है और साथ भी उसके नलायक ही बैठा हुआ है और उसने उसको बता दिया कुछ, तो उसकी अनसर्टेनिटी कम तो नहीं हो जाएगी। सर क्या पता दोनों नालायक मिलके कुछ अच्छा ही कर लें। यस सर, नहीं, जब ये भी ये जब पॉसिबल। उन्होंने वो उसमें ये है कि जब उन्होंने ये इरादा कर ही लिया है कि हराम काम करके नंबर लेने हैं, तो बरकत तो नहीं है उस चीज में। सर अब वैसे ही अगर दोनों लाइक बंदे वैसे भी काम कर रहे हैं, पेपर ना हो सर, फिर तो हो सकता है सर। हाँ, मतलब असाइनमेंट की कॉपी कर रहे हो। नहीं सर, कोई भी काम हो सर, कोई एफआईबी कर रहे हो दोनों लाइक बंदे। सर कॉपी नहीं सर, सर कॉपी तो वर्ड सर काफी हार्श होगा सर, मतलब कोलैबोरेट कर रहे हो सर या कोऑर्डिनेट कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो हम यूं कह देते हैं कि मशवरा कर रहे हैं यस आउटसाइड सर, ये अच्छा एग्जाम वर्ड है। सेटिंग। यस सर। तो अब हमने ये देखना है कि दो बंदे जिनकी अकल महदूद है, अगर वो दोनों मशवरा करते हैं तो क्या उससे कोई मैथमेटिक्स डज मैथमेटिक्स हेल्प अस कि भाई वो दोनों दे कैन डू बेटर देन इंडिविजुअली। तो दिस वाज द फाइंडिंग फ्रॉम कालमान। उसने कहा था कि अगर आपके पास दो गाउसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं ना और आप उनको फ्यूज़ करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसने हमें कर कर दिखाया था कि अगर आप मुझे दोनों आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली दोनों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप पिंक को और ग्रीन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ब्लू आता है। ये उसने प्रूव किया था।
तो दोनों नॉइजी सेंसर्स हैं और उनको जब आप यूज़ करें तो जो ब्लू वाला रिजल्ट आया है आपके पास, इट इज़ नॉट एज नॉइजी एज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, और इज इट? नो सर, इसकी जो वेरिएंस है वो उनसे कम है, तो स्ट्रेच कम है ग्रीन वाले से। ये उसने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि दो अनसर्टेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को ना आपने कैसे कंबाइन करना है, ये उसकी कंट्रीब्यूशन थी। तो गाउसियन अगर वो डिस्ट्रीब्यूशंस हों तो फिर उसका फार्मूला उसने हमें करके दे दिया था कि अगर मैं आपको सिग्मा नॉट, ये जो ज़ीरो वाला एक वेरिएबल है उसका मीन है और वेरिएंस है म्यू नॉट और सिग्मा नॉट स्क्वायर, और ये अगर आप इक्वेशन 11 देखें ना तो सिग्मा नॉट और सिग्मा म्यू नॉट और सिग्मा नॉट एक रैंडम वेरिएबल है और म्यू वन और सिग्मा वन स्क्वायर ये दूसरा है। उनको कंबाइन करें ना तो इक्वेशन 11 में आपको ब्लू वाली जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी मीन और वेरिएंस पता चल जाती है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 11 है ना, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। उसने कहा है कि 12 इक्वेशन को अगर आप यूज़ कर लेना तो इक्वेशन 11 कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू इक्वेशन 13। सर ये बेसिकली यहाँ पर वही काम हो रहा है ना जो पीछे वो उज़ैर कह रहा था कि मतलब जो दोनों जो सेंसर्स हैं उनका जो ओवरलैपिंग एरिया वो लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी मतलब ओवरलैपिंग एरिया लिया है ना आपने बेसिकली। हाँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही होगा ना कि जहाँ तो वो कॉमन है वो चीज़ एम्पलीफाई होगी, और जहाँ एक भी ज़ीरो हो गया तो वहाँ पे दोनों प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से दिस वाज हिज कंट्रीब्यूशन, उसने हमें फ्यूज़ करना सिखाया था कि दो अनसर्टेन चीज़ों को कैसे आप कंबाइन करते हैं। हम जमा भी कर सकते थे, हम एवरेज भी कर सकते थे, लेकिन इसने हमें बताया कि ये सही तरीका है करने का। तो इक्वेशन 13 हमारे पास आ जाती है। अगर इक्वेशन 12 को हम यूज़ करें ना इक्वेशन 11 में, तो इक्वेशन 13 आ जाती है हमारे पास। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इक्वेशन 13। तो इसमें ये है कि वो कह रहा है कि जो म्यू नॉट है, जो आपका मीन था, जो आपने एक सेंसर ने एक वैल्यू प्रिडिक्ट की है, अगर तो वो मैच कर गई ना दूसरे सेंसर के साथ, दोनों का मीन मैच कर गया अगर म्यू वन माइनस म्यू नॉट, तो यूज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, विच मेक्स सेंस। अगर दोनों एग्री कर गए किसी बात पे तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मीन को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्री ना किया तो कुछ डिफरेंस आ गया ओपिनियन में, तो देन यू हैव टू अपडेट म्यू नॉट, और उसको वेटेड जितना डिफरेंस आया उसको के से वेट कर देंगे। तो के ऊपर लिखा हुआ है क्या चीज है, लेकिन जो वेरिएंस है वो आपने अपडेट करनी है म्यू नॉट की, चाहे आप एग्री करें चाहे ना करें। इक्वेशन 13 का जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये स्केलर में लिखी नहीं हमने, फिर ये मैट्रिक्स में जब आप जाएंगे ना तो इसको मैट्रिसेस में फिर वो मैट्रिक्स इन्वर्ट करनी पड़ती है, और ये जो सिग्मा, कैपिटल सिग्मा लिखा हुआ है, दिस इज अ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कहाँ आता है ये, उसमें I mean, Kalman filter is a very big world. One can go and study जो डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन टेक्निक्स होती है ना, जो कोर्स होगा, अगर कोई एडवांस ग्रेजुएट कोर्स होगा डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन थ्योरी, तो उसमें फिर ये कालमान फिल्टर इज़ 1/2 or 1/4 of a semester. So, Baral, now we know what the intuition behind Kalman filter is. It's about fusing two random variables, Gaussian random variables, और हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि लेट्स से अगर मैं ये जो राइट साइड पे मेरे पास इमेज में, इसको मैं करके दिखा देता हूँ इधर आपको। ये आपके पास एक इमेज है और ये आपके पास दूसरा इमेज है।
और आपने इन दोनों के दरमियान एज मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली है, और अब आप चाहते हैं कि आप इस पॉइंट का मैच ढूंढें दूसरे इमेज में। तो अगर आपके क्लिक करने में 1 पिक्सल की आपसे गलती हो रही है ना, मतलब आप कहते हैं कि मैं अप टिल 1 पिक्सल एक्यूरेट हूँ, तो एज को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x डैश कैलकुलेट करने के लिए, तो एक तो x डैश का मीन होगा, लेट से ये पॉइंट होगा, और एक फिर वो उसके इर्द गिर्द एक रीजन होगा जिसमें यू हैव टू गो लुकिंग फॉर अ मैच। तो इमेज प्रोसेसिंग, एटलीस्ट ये कंप्यूटर विजन में वी यूज दिस कि ये एज मैट्रिक्स को यूज़ करके हमें अनसर्टेनिटी पता चलेगी। अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 1 पिक्सल, तो इट डजंट मीन दैट सिग्मा एक्स स्क्वायर डैश सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज आल्सो 1 पिक्सल, ये नहीं है। ये क्या होगा सिग्मा, ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट का जो भी अनसर्टेनिटी होगी, इट डिपेंड्स ऑन एज। तो this is how we can incorporate uncertainties into our equations. एक मीन होगा और एक वेरिएंस होगा। So there was a time, so Kalman filter is a very well known technique, और कंप्यूटर विजन में जहाँ ट्रैकिंग होती है, जहाँ हमने ट्रैक करना होता है चीज़ों को, वहाँ पे आप ये जहाँ सीक्वेंशियल आपने कोई काम करना होता है, तो आप वहाँ पे ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो इट्स मैथमेटिकली वेल साउंडेड थ्योरी। मेरा ख्याल है ओबामा ने कालमान को कोई हाईएस्ट ऑनर भी दिया था, जो कि एक मैथमेटिशियन को मिलता है यूएस में। अगर आप सर्च करें ना कालमान ऑन विकीपीडिया, तो मे बी यू कैन फाइंड इट आउट राइट नाउ। अगर मिला है तो हमें बता दें। तो ये जो हम ऑटोनमस कार या ऑटोनमस एजेंट अपनी पोजीशन अपडेट कर रहा होता है ना, तो उस पर काफ़ी सारे सेंसर लगे होते हैं। जीपीएस होगा, कैमरा होगा, ऑडोमीटर होगा, तो उन सबको कंबाइन करके हम अपनी एस्टिमेट को अपडेट करते हैं, बहुत सारे सेंसर्स। तो हमें कालमान ने कहा है कि बुरा सेंसर भी आपको हेल्प करेगा। ये नज़र आ रहा है हमें। तो every piece of information is useful, no matter how noisy. Is it? I guess इस केस में होगा सर। हर केस में होगा, ये उसने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। तो इन रोबोटिक्स वी वर यूजिंग दिस थिंग, इसको कालमान फिल्टर बोलते थे। तो इन 2010 एज इट हैपेंड विद स्विफ्ट, एंड कि हमने पहले वो फास्ट डिटेक्टर बनाया हैरिस कॉर्नर की जगह, और फिर हमने स्विफ्ट की जगह ORB बना लिया। तो that is what happened with Kalman filter. In 2010 they said ke why we are using such mathematically beautiful formulation for finding out the location, why we should filter. So we should just use the bundle adjustment approach जो हमने पढ़ी है, कि बहुत सारे मैचेस करें और बहुत सारे मैचेस को आप ऑप्टिमाइज करें ना, तो आपके पास जो पोजीशन आएगी ना, जो आपके पास वो जो भी आप एस्टिमेट करेंगे पॉइंट की डेप्थ और कैमरा की मोशन,
आर और टी, वो बंडल एडजस्टमेंट बेहतर कर देगा आपको कालमान फिल्टर से। और वो एफिशिएंट भी है। और कालमान फिल्टर में क्योंकि हमने मैट्रिक्स को इन्वर्ट करना होता है, एंड इफ वी हैव लाइक टू मैनी वेरिएबल्स जिनको हमने एस्टिमेट करना है, तो ये जो हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स है ये बहुत बड़ी बन जाती है, तो इसको इन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो रियल टाइम नहीं होता। ये देख रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि सीधा सीधा बंडल वो जो है ऑप्टिमाइज करें, वहाँ पे कोई मैट्रिक्स इन्वर्जन नहीं चाहिए होती हमें, तो वो तरीका बेहतर है। वी स्टार्टेड ऑफ विद वेरी ब्यूटीफुली एलिगेंट थ्योरीज, और उसके बाद जो है ना ये जुगाड़ों पे आ गई है बात। जो सबसे फिट वो चीज़ है जो काम करती है। ठीक है, तो that is it. You can go and read this web page, so you will get a better understanding. एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो जो कल आपने मेकअप क्विज कहा था उसका उसे अपलोड किधर करना है? अच्छा हाँ, वो कर लेते हैं ना हम क्विज। अभी क्या था वो क्विज? नहीं सर, वो आपने कहा था कि वो एक लास्ट के अंदर एक स्लाइड थी बेसिकली, जो आपने कहा था कि सॉल्व करके लानी है और ये मैं अगली क्लास में अपलोड करवाऊंगा। उसका लिंक हाँ नहीं हाँ ठीक है, वो मैं बताता हूँ ना, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आपको मैं दे देता हूँ वैल्यूज। तो एक वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू है -2 1 2 5। और एक वेरिएबल वैल्यू y है, इसकी वैल्यू है 10 सर 0 स्क्रीन नहीं नजर आ रही -1 आपकी। 5। एक मिनट, नहीं शेयर नहीं हुई। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें, नजर नहीं आ रहा। ये देख लिया आपने, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये फिल्टर वाला पेपर? ये जो आप बंडल एडजस्टमेंट वाली कर रहे थे, आई गेस हाँ नहीं, तब भी नहीं थी। ये अभी नजर आ रही है स्क्रीन? अब आ रही है सर। हाँ ये जी सर आ रही है। 2010-11 का हाँ ये देखें, इसकी अराउंड 400 साइटेशंस हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट, पेपर का टाइटल ये था कि व्हाई वी शुड व्हाई कीप ऑन यूजिंग काल्मन फिल्टर। तो अब ये है कि व्हाई कीप ऑन यूजिंग बंडल एडजस्टमेंट, व्हाई नॉट यूज डीप लर्निंग। कुछ इस तरह का पेपर होंगे आई एम श्योर, if somebody goes on searching about these papers। और 3 साल बाद एक पेपर होगा कि why deep learning। अच्छा, तो अब ये नज़र आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, ये मैंने आपको दो रैंडम वेरिएबल्स बता दिए हैं, x और y। आपने मुझे बताना है जो वेरिएबल z है इसकी वेरिएंस क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स से यू टेक 1 2, आपके पास 5 मिनट्स हैं ये सॉल्व करने के लिए। और जब आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आपने डिवाइडेड बाय n करना है, n-1 नहीं करना, डिवाइडेड बाय n करना है। तो सिग्मा z की वैल्यू आपने मुझे बतानी है। तो मैं तब तक आप लोगों का ना वो फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। ये लिख लें वैल्यूज, x की वैल्यू लिख लें और y की, ताकि आई शुड क्रिएट अ फॉर्म। लिख ली हैं वैल्यूज?